जिंदान किस्त नंबर 18। तकरीबन 1 मिनट बाद काबूस दाएं तरफ की घाटी से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। इसने दोनों हाथों में कुछ जानवर लटका रखे थे। नदीम और मोहसिन आगे बढ़ गए। काबूस के दोनों हाथों में सफेद खरगोश थे जिनकी गर्दनों पर खून जमा हुआ था। अच्छा वो तुम लोगों ने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना मैं भी भटकता रहता और तुम लोग भी। काबूस ने करीब आकर दोनों खरगोश ज़मीन पर डाल दिए। दरअसल मैंने इस तरह खरगोश को देख लिया था और उसका ताक़ुब में कुछ ज़्यादा ही दूर निकल गया था। मुझे 2 गोलियां तो ज़ाया करने पड़ी, मगर ये 2 खरगोश हाथ लग गए। इनसे पेट का जहन्नुम तो भरा जा सकता है। तुम लोग लकड़ी जमा करो, मैं इन खरगोशों की खाल उतारता हूँ। काबू ज़मीन पर बैठ गया। वो कुछ देर तक अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर जैकेट की जेब से चाकू निकालकर खरगोशों की खाल उतारने लगा। नदीम और मोहसिन दरख्तों के नीचे घूम फिर कर लकड़ियाँ जमा करने लगे। बेशुमार शाखें बिखरी हुई थी। 1-2 दरख्त गिरे हुए थे। इनकी सूखी हुई शाखें तोड़कर जमा कर ली गई। नदीम ने अपने बैग से माचिस निकाल ली और कुछ लकड़ियां अलग करके इन्हें जलाने की कोशिश करने लगा। 3 दिया सलाइयां जलाया करने के बाद वो बिल आखिर आग जलाने में कामयाब हो गया। काबूस दोनों खरगोशों की खालें उतारकर इनकी आलाइशें निकाल चुका था। वो दोनों खरगोशों को लकड़ी की छड़ियों में पिरोकर आग पर भूनने लगा। मिचीको आग के करीबी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। गोश्त भुने जाने की खुशबू इसके नथनों से टकरा रही थी। इस खुशबू से भूख कुछ और भी भड़क रही थी। बिलाखिर तकरीबन 1 घंटे बाद खरगोश तैयार हो गए और वो चारों इन पर टूट पड़े। एक खरगोश नदीम मिचीको और एक खरगोश काबूस और मोहसिन के हिस्से में आया। वो इस कदर भूखे थे कि इन खरगोशों की हड्डियों तक चबा गए, लेकिन बहरहाल कुछ सहारा हो गया था। इस वक्त शाम का अंधेरा फैल रहा था। उन्होंने वही डेरा जमाए रखा और भड़कती हुई आग में लकड़ियां डालते रहे। अगर पांडे इस तरफ निकल आया तो जलती हुई आग देखकर हमारी मौजूदगी से आगाह हो जाएगा। हो सकता है वो घात लगाकर किसी वार्निंग के बगैर हम पर फायरिंग करना शुरू कर दे, मोहसिन ने कहा। वो पता नहीं भटक कर किस तरफ निकल गया होगा। अगर कुर्बो ज्वार में कहीं मौजूद हुआ भी तो रात के वक्त इन खतरनाक चट्टानों से निकलने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कम अज़ कम रात के वक्त हमें इसकी तरफ से कोई ख़तरा नहीं हो सकता, काबूस ने जवाब दिया। लेकिन काबूस का ये ख्याल दुरुस्त साबित नहीं हुआ। गालिबन आधी रात का वक्त था। वो चारों सो रहे थे। अचानक मोहसिन की आँख खुल गई। इसने किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ सुनी थी और फिर यूं लगा जैसे कोई दबे कदमों चलने की कोशिश कर रहा हो। खुश्क शाखों के पैरों के नीचे दबकर चिरचिराने की आवाज़ें आ रही थी। मोहसिन आवाज़ की समत देखने लगा। पहले तो इसे तारीकी में कुछ दिखाई न दिया, फिर दरख्तों में एक मुतहर्रिक साया देखकर वो चौंक गया। मोहसिन पहले तो समझा कि वो भेड़िया होगा, लेकिन फिर इसे अपना ख्याल बदलना पड़ा। वो भेड़िया नहीं, इंसानी ह्योला था जो दरख्तों में छुपता उनकी तरफ आ रहा था। मोहसिन को समझने में देर नहीं लगी कि वो पांडे था। मोहसिन इधर उधर देखने लगा। काबूस इसके करीब ही सो रहा था। इसने पहले सोचा कि काबूस और मोहसिन को जगा दे, लेकिन फिर इसने बड़ी आहिस्तगी से काबूस के नीचे बड़ी राइफल उठा ली। काबूस का एक हाथ राइफल पर था, जिसे से बड़ी आहिस्तगी से हटा दिया था। मोहसिन राइफल उठाकर दरख्तों की तरफ देखने लगा। तकरीबन 30 सेकंड बाद वो मुतहर्रिक सा होला दोबारा दिखाई दिया। मोहसिन ने राइफल सीधी करके ट्रैगर दबा दिया। रात का सन्नाटा फायर की आवाज़ से गूंज उठा। काबूस, मिचीको और नदीम हड़बड़ा कर रह गए। क्या हुआ? काबूस ने बदहवास होकर पूछा। मेरा ख्याल है पांडे है, वो इन दरख्तों में आ रहा था, मोहसिन कहता उठा और दरख्तों की तरफ दौड़ा। इसी लम्हा एक बार फिर फायर की आवाज़ गूंज उठी। इस मरतबा पांडे ने फायर किया था। गोली जन की आवाज़ के साथ मोहसिन के सर से करीब से गुजर गई। मोहसिन ने एक तरफ छलांग लगा दी और जिस तरफ से शोला चमकते देखा था इस तरफ फायर कर दिया और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनकर वो उस तरफ दौड़ने लगा। इसे अगरचे दौड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद इसने एक और फायर कर दिया। मोहसिन 2-3 मिनट वहाँ खड़ा तारीकी में घूरता रहा, फिर वापस आ गया, भाग गया। वो अपने साथियों के करीब बैठते हुए बोला, तुम ठीक ही कहते थे। काबूस कुछ सूखी हुई शाखें आग पर डालते हुए बोला, राख के नीचे दबे हुए कोयले रह गए थे। इसने एक लकड़ी से राख को रेत दी। ऊपर डाली जाने में लकड़ियाँ सुलगने लगी। वो हमारे आसपास ही कहीं मौजूद था। अगर इसे मज़ीद करीब आने का मौका मिल जाता तो हम सब इसके रहम करम पर होते। वो हमारा खात्मा कर चुका होता। मोहसिन बोला, वो तो महज इत्तेफाक था कि किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई और मैंने तारीकी में इसका होला देख लिया। इसका मतलब है रात का बाकी हिस्सा में से किसी एक को जाकर गुजारना पड़ेगा, काबूस ने कहा। फिर जमाई लेते हुए बोला, अच्छा तुम लोग सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। इसने मोहसिन से राइफल ली और दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। वो तीनों भी कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर ऊँगने लगे। काबूस ने कोयलों को कुरेदते हुए कुछ और लकड़ियाँ डाल दी और झुककर कोयलों पर फूंके मारने लगा। इसकी कोशिश रायगा नहीं गई। भग की आवाज़ से आग भड़क उठी थी। आग का रोशन अलावा अगरचे इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। पांडे दूरी से इन्हें गोले का निशाना बना सकता था, लेकिन काबूस को यकीन था कि पांडे डरकर इनसे बहुत दूर चला गया होगा। रात गुजरती रही। वो तीनों सोए रहे और काबूस पहरा देता रहा। कभी वो आग के सामने दरख्त से टेक लगाकर बैठ जाता और कभी उठकर टहलने लगता। फिर आखिर रात गुजर गई और दिन का उजाला फैलने लगा।
काबूस ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। 2 दिन से छाए हुए गहरे बादल अब छट रहे थे। वो तीनों भी उठ गए और दिन की रोशनी में फैलते ही आगे चल पड़े। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद इन्हें फिर सर कटे हुए दरख्त दिखाई दिए। साफ लग रहा था कि इन दरख्तों को कुल्हाड़ों से काटा गया था। 7 दरख्त कटे हुए थे। 2 के तने तो वहाँ मौजूद थे, अलबत्ता बाकी गायब थे। कटे हुए दरख्तों के निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन्हें बहुत पहले काटा गया था। ये कटे हुए दरख्त इस बात का सबूत हैं कि कुर्बा जवार में कोई आबादी मौजूद है, काबूस ने कहा। 2 दिन पहले भी हमें ऐसे ही कटे हुए दरख्त दिखाई दिए थे, लेकिन अभी तक हम किसी आबादी तक नहीं पहुंच सके, मोहसिन ने कहा। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें यकीन है कि अब हम जल्द किसी आबादी तक पहुंच जाएंगे, काबूस ने जवाब दिया। वो आगे चलते रहे। इनकी टांगें शल हो रही थी, मगर वो लड़खड़ाते गिरते पड़ते चलते रहे। काबूस चलते चलते अचानक रुक गया। क्या हुआ? नदीम ने पूछा। वो दरख्तों की उस झुंड में देख रहे हो? काबूस ने एक तरफ इशारा किया। वो कोई कैबिन है या फिर मुझे धोखा हो रहा है? कैबिन? नदीम ने चौंक गया और काबूस के हाथ के इशारे की समझ देखने लगा। वो काबूस की नज़रों का धोखा नहीं था, वहाँ वाकई लकड़ी का एक कैबिन मौजूद था। तुम लोग यहीं रुको, काबूस ने कहा। दरख्तों की आड़ लेकर खड़े रहो, मैं आगे चलकर देखता हूँ। मुमकिन है इस खबीस पांडे ने वहाँ पनारे रखी हो। ठीक है, मगर होशियार रहना, वो बहुत चालाक आदमी है, मोहसिन ने जवाब दिया। मिचीको पहले ही ढेर हो चुकी थी। भूख और थकन के अलावा अब इसे सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। फेफड़ों में हल्का हल्का दर्द सा रहने लगा था। सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत सभी को थी और नदीम का ख्याल था कि वो सतह समंदर से इतनी ज़्यादा बुलंदी पर आ गए थे जहां हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से इन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। काबूस राइफल संभाले बहुत मुहतात अंदाज में दरख्तों के दरमियान चलता हुआ कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। ज़मीन पर बिखरी हुई दरख्तों की खुश शाखें इसके पैरों के नीचे आकर चुरमुरा रही थी, इसलिए कुछ ज़्यादा और एहतियात से कदम उठा रहा था। फिर आखिर वो कैबिन की पिछली तरफ पहुंच गया, जहाँ एक छोटी सी खिड़की नजर आ रही थी। इसने मुहतात अंदाज में खिड़की में झांक कर देखा। कैबिन खाली था। काबूस दबे कदमों कैबिन की तरफ घूमता हुआ सामने आ गया। इसने चारों तरफ देखा, फिर कैबिन के दरवाजे से झांक कर देखने लगा। वो किसी गुरीली की तरह राइफल ताने उछलकर कैबिन के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन इसका खदशा बेबुनियाद निकला। कैबिन में कोई नहीं था। फर्श पर गर्द की हल्की सी तय थी, जिस पर कीड़े मकोड़ों की चलने की आड़ी तिरछी लकीरें से तो बनी हुई थी, लेकिन इस किस्म का कोई निशान दिखाई नहीं दिया जिससे माजी करीब में यहाँ किसी इंसान की आमद का सबूत मिलता हो। काबूस कैबिन से बाहर आकर नदीम वगैरह को आवाज़ें देने लगा। वो लोग जल्दी वहाँ पहुँच गए। यहाँ भी बहुत से दरख्त कटे हुए नजर आ रहे थे और जल्दी ने पता चल गया कि ये दरख्त किस मकसद से काटे गए थे। ये कैबिन गोल था और इसकी तमीर में दरख्तों के तने इस्तेमाल किए गए थे। दरख्तों के तना इस तरह एक दूसरे के साथ मिलाकर ज़मीन में गाड़े गए थे कि एक गोल सी जगह बन गई थी। छत भी दरख्तों के तनों की थी, जिसके ऊपर छोटी छोटी शाखें डाल दी गई थी। दरवाजे में कोई पट वगैरह नहीं था, बस आमदोरफ्त के लिए इतनी जगह छोड़ दी गई थी कि एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सके। मोहसिन और काबूस बाहर से कुछ झाड़ियाँ उखाड़ लाए और कैबिन के फर्श में कुछ हिस्सा साफ कर लिया। नदीम में चीको को बाजू से पकड़े घसीटता हुआ अंदर ले आया और इसे फर्श पर डाल दिया। इन सब के हुलिये बिगड़े हुए थे। जब तक सामान था वो शेव भी बना लिया करते थे, लेकिन जब इनका सामान बर्फ़ के तोदे नीचे दब गया था तो शेव बनाने का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। अब तीनों के चेहरों पर दाढ़ी और मूँछों के बाल आपस में मिल रहे थे। सर के बिखरे हुए बालों और बेतरतीब दाढ़ी मूँछों ने इनके हुलिये बिगाड़ कर रख दिए थे। लगता था जैसे वो जदीद तहजीब से हज़ारों साल पीछे पत्थर के दौर से ताल्लुक़ रखते हों, जब इंसान शेव बनाने जैसी चीज़ों से आशना नहीं हुआ था। पत्थर के दौर के इंसान का सिर्फ एक ही मकसद था कि जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालता रहे और अपने दुश्मनों के बखिए उधेड़ता रहे। ये लोग भी अमली तौर पर पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई संगराख चट्टानें थीं। दूर दूर तक ऐसे आसार दिखाई नहीं देते थे जिससे पता चलता था कि वो इंसानी तारीख के जदीदतरीन दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो चारों बेसुध से कैबिन के फर्श पर पड़े रहे। मिचिको की हालत इन सबसे अबतर थी। एक तो पहले ही दुबली पतली थी, भूख थक और मसाइब ने से हड्डियों का ढांचा बना दिया था। पिचके हुए रुखसार और अंदर को धंसी हुई वीरान आँखें, टांग का जख्म भी कुछ ज़्यादा तकलीफ देने लगा था। कुछ देर बाद नदीम और काबूस कैबिन से बाहर आ गए। काबूस मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रहा था, शायद कोई जानवर नजर आ जाए जिसे शिकार करके पेट भरा जा सके। वो एक बार फिर चल पड़े। आसमान पर बादल साफ हो गए थे और धूप निकल आई थी। बर्फ़ की चमक से इनकी आंखें खीरा हो रही थी। वो मुसलसल निशेब की तरफ जा रहे थे, छोटी छोटी चट्टानों के गिर्द घूमते हुए चल रहे थे। मिचीको हस्बे मामूल सबसे पीछे थी। वो तीनों बार बार मुड़कर पीछे देख रहे थे। दफतन वो मिचीको की चीख सुनकर चौंक गए। उन्होंने बेहक वक्त पीछे मुड़कर देखा और फिर नदीम का दिल उछलकर हलक में आ गया। मिचीको पांडे के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। पांडे ने इसे ढाल की तरफ अपने सामने रखा था। इसने बायां बाजू मिचीको के गले पर लपेट रखा था और दाएं हाथ में राइफल थी। काबूस ने अपनी राइफल सीधी करना चाही मगर रुक गया। अगर गोली चलाता तो पांडे का तो कुछ ना बिगड़ता,
अलबत्ता मिचीको इसकी गोली का शिकार हो जाती। राइफल फेंक दो काबूस, पांडे ने घुराते हुए कहा। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसका भेजा उड़ा दूंगा। पांडे ने राइफल की नाली मिचीको की कनपटी से लगा दी। काबूस ने राइफल फेंक दी। तुम तीनों कम से कम 20 कदम उस तरफ हटकर खड़े हो जाओ, पांडे घुर्राया। हुक्म की तामील के सिवा कुछ चारा नहीं था। वो अपनी जगह से 20-22 कदम दूर हट गए। इस तरह काबूस की फेंकी हुई राइफल भी इसकी दस्ते से मजीद दूर हो गई थी और पांडे का मकसद भी शायद यही था। मेरा बैग मेरे हवाले कर दो, पांडे ने कहा। तुम बड़ी गलती कर रहे हो पांडे, नदीम ने कहा। तुम जानते हो कि हम सब बर्फ़ के झरनों में भटक रहे हैं और वो खूनी भेड़िया अब भी हमारे ताक़ू में है। हम मिलजुल कर किसी बस्ती का रास्ता तलाश कर रहे हैं। तुम अकेले रहकर ज़िंदा नहीं रह सकोगे। मैंने इंसानों की बस्ती तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन है कि मैं किसी न किसी तरह इस सरजन्नुम से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरा बैग मेरे हवाले कर दो, मैं 3 तक गिनूंगा, पांडे ने कहा और इसने गिनती शुरू कर दी। इसने जैसे ही 2 कहा, नदीम ने काबूस को इशारा किया। काबूस ने बैग कंधे से उतारकर पांडे की तरफ फेंक दिया। इसे खोल कर दिखाओ, लेकिन कोई चालाकी मत दिखाना, पांडे ने कहा। काबूस आगे बढ़कर बैग के करीब बैठ गया। इसने बैग खोलकर रेडियो ट्रांसमीटर और हीरे भी पांडे को दिखा दिए। फिर बैग वहीं छोड़कर पीछे हट गया। पांडे मिचीको को ढाल बनाए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। करीब पहुंचकर इसने बड़ी एहतियात से बैग उठा लिया। अब अगरचे मिचीको इसकी गिरफ्त में नहीं थी, लेकिन उसे राइफल की जद पर लिए आहिस्ता आहिस्ता एक बर्फपोश टीले पर चढ़ रहा था। वो टीले पर पहुंच गया। पांडे ने पीछे मुड़कर देखा। इस मौका पर एक लम्हा के लिए इसकी राइफल की नाली मिचीको की कनपटी से हटी। मिचीको ने इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाया और बड़ी फुर्ती से झुककर दोनों कोहनियाँ पांडे के पेट पर मार दी। पांडे कराकर पीछे उलट गया। राइफल का ट्रैगर दब गया। गोली मिचीको के सर के करीब से गुजर गई। इसने पांडे को कोहनियाँ मारने के साथ ही खुद को भी सामने ढलान पर छलांग लगा दी थी। पांडे टीले की पिछली ढलान पर लुढ़क रहा था। बैग और राइफल अब इसकी गिरफ्त में थी। नदीम और मोहसिन लुढ़कते हुए मिचीको की तरफ दौड़े, जबकि काबूस अपनी राइफल की तरफ लपका था। वो जब राइफल उठाकर दौड़ते हुए टीले पर पहुंचा तो पांडे बर्फ के टीलों में गायब हो चुका था। इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं काबूस, नदीम चीखा। काबूस कुछ देर वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर वापस आ गया। बर्फ की वजह से मिचीको को गर्चे को चोट नहीं लगी थी, लेकिन खौफ से इसकी हालत बुरी हो रही थी। वो बार बार मौत के मुंह में जाकर लौट रही थी। वो लोग मिचीको की वजह से कुछ देर वहां रुके और फिर आगे चलने लगे। अब इन्हें कम से कम पांडे की तरफ से खतरा नहीं था। इसका बैग इसे मिल गया था और अब वो इनके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। वो तकरीबन 1 घंटे तक चलते रहे। इनका रुख उसी तरफ था जिस तरफ पांडे गया था। पांडे ने कहा था कि इसने कोई रास्ता तलाश कर लिया है। अगर वो वाकई सच कह रहा था तो ऐन मुमकिन है वो लोग भी उस रास्ते तक पहुंच जाए। दफतन भेड़िए की गुर्राहट की आवाज़ सुनकर वो चौंक गए। आवाज़ ज़्यादा दूर से नहीं आई थी। वो बदहवास होकर इधर उधर देखने लगे। गुर्राहट बदस्तूर सुनाई दे रही थी, लेकिन भेड़िया कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ते रहे। भेड़िए की आवाज़ अब नुमायाँ हो रही थी। इन आवाज़ों से लगता था जैसे वो गुर्राते हुए बार बार किसी पर हमलावर हो रहा हो। फिर जैसे ही वो एक टीले पर पहुंचे, दूसरी तरफ का मंजर देखकर उछल पड़े। भेड़िया पांडे पर हमलावर हो रहा था और पांडे राइफल को लाठी की तरह घुमाता हुआ भेड़िए पर वार कर रहा था। इससे शायद राइफल सीधी करने का मौका नहीं मिल सका था। वो लोग मबहूत खड़े खौफनाक मंजर देखते रहे। फिर दफतन फजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। पांडे को राइफल सीधी करने का मौका मिल गया और इसने गोली चला दी। इसी लम्हा काबूस ने भी अपनी राइफल से हवाई फायर किया था। भेड़िया बर्फ पर ढेर हो गया था। इसे यकीनन पांडे की गोली लगी थी। दूसरी गोली की आवाज़ के साथ ही पांडे ने तेजी से घूमकर इनकी तरफ देखा। इसने बर्फ पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाया, मगर काबूस ने एक और फायर कर दिया। पांडे बैग उठाए बगैर इस टीले की दूसरी ढलान पर भाग निकला। पांडे वहां से तकरीबन 50 गज दूर था। काबूस ने इस तरफ दौड़ लगा दी। भेड़िए के पास पहुंचकर 10 गज के फासले पर पहुंचकर काबूस मुहतात हो गया और राइफल ताने भेड़िए की तरफ देखने लगा, मगर भेड़िए के आसपास की बर्फ सुर्ख हो रही थी और वो इस तरह टांगे खींच रहा था जैसे जान करने की कैफियत में हो। काबूस राइफल ताने मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा और भेड़िए से 2-3 कदम के फासले पर रुक गया। भेड़िए का जिस्म को एक आखिरी झटका लगा और वो बेहिस हरकत हो गया। काबूस ने याहू का नारा लगाया और अपने साथियों की तरफ मुड़कर इशारा करने लगा, लेकिन ठीक इसी लम्हे फायर हुआ और गोली सनसनाती हुई काबूस के सर के करीब से गुजर गई। काबूस ने एकदम ज़मीन पर छलांग लगा दी और दाएं तरफ देखने लगा, जहां 50-60 गज के फासले पर पांडे खड़ा था। अपनी जगह से हरकत मत करना, राइफल फेंक दो, पांडे धाड़ा। लेकिन काबूस उछलकर भेड़िए की लाश की आड़ में हो गया। पांडे ने ट्रैगर दबा दिया। खटाक की आवाज़ उभरी, लेकिन इस मरतबा राइफल से गोली नहीं निकली। अगली राइफल का मैगजीन खाली हो चुका था। पांडे ने गाली बकते हुए राइफल फेंक दी और टीले की दूसरी छलांग लगा दी। काबूस उठकर इसके पीछे दौड़ा, लेकिन पांडे टीलों में गायब हो चुका था। काबूस पांडे वाली राइफल उठाकर दोबारा भेड़िए के करीब आ गया। नदीम वगैरह भी वहां पहुंच चुके थे।
नदीम ने पांडे वाला बैग बर्फ से उठा लिया था। हमें इस लिहाज से तो पांडे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने इस इफरीत को ख़त्म कर दिया जिसने हमारे जहनों पर मौत का खौफ तारी कर रखा था। नदीम बोला, लेकिन पांडे हमारे लिए इस भेड़ी से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। अब इसके पास पिस्तौल मौजूद है। काबूस ने जवाब दिया और पांडे वाली राइफल मोहसिन की तरफ बढ़ा दी। वो लोग देर तक भेड़ी की लाश का मुआयना कर रहे थे जिसने कई रोज़ तक इनका जीना हराम किया था। इनके चंद साथी इसके शिकार हुए थे, जबकि भेड़िए के एक साथी भी इनके हाथों मारा गया था और बिलाखिर वो खुद भी शिकार हो गया था। नदीम ने अपने बैग में से एक भरा हुआ मैगजीन निकाल लिया, पांडे वाली राइफल का मैगजीन निकाल कर फेंक दिया और इसमें नया मैगजीन फिट करके राइफल दोबारा मोहसिन के हवाले कर दी। अब इनके पास 2 राइफलें थी और नदीम को यकीन था कि पांडे महज पिस्तौल के बलबूते पर इनके ज़्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद इन्हें मोहतात रहने की ज़रूरत थी। चालाक दुश्मन गैर मुसल्ला भी हो तो बहुत ख़तरनाक होता है। वो लोग भेड़िए की लाश पर आखिरी निगाह डालते हुए आगे रवाना हो गए। इस वक्त भेड़िए की मौत पर सभी ने इत्मीनान का सांस लिया था। सबसे ज़्यादा खुशी मिचीको को हुई थी जो कम अज़ कम 3 मरतबा इस भेड़िए का शिकार होते हुए बची थी, लेकिन अभी एक भेड़िया बाकी था, इंसानी भेड़िया पांडे के रूप में।